बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटर 50 मार्क्स में हातिम ताई का किस्सा। ये सिर्फ मज़ीद मुताले के लिए है, यानी एक्स्ट्रा अगर आपको पढ़ना है तो। और जब मज़ीद मुताले के लिए है तो इस बार का गेस जब आपका देखा जा रहा है तो इसमें इससे भी सवाल पूछा गया है, तो इसको भी पढ़ लेना अच्छी बात है। और दूसरा है तो इससे आज़ाद वक्त, ये दोनों बहुत अहम है। और ये इसलिए चुना है कि ये 100 नंबर में भी काम देगा, इसलिए काम देगा कि क़िस्सा आज़ाद वक्त बाग़ो बहार किताब से लिया गया है और बाग़ो बहार आपको भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है ना, ये दोनों हो जाएगा। सबसे पहले हम हातिम ताई का किस्सा बयान करते हैं। हातिम ताई कहाँ का बादशाह था, हमको कहाँ का पता है, ये इस पर हम कोई बात नहीं करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ जो बात की गई है उसमें एक बादशाह है जिसका नाम है नौफिल। नौफिल नाम का एक बादशाह है, वो हातिम ताई से नफ़रत करता है। हातिम ताई से नफ़रत करने की वजह इसलिए ये है कि हातिम ताई एक सखी इंसान है, अच्छा इंसान है। तो वो ये जो नौफिल है ये देख रहा है कि ये उस मुल्क का बादशाह है, तो लोग उसको इतना नहीं चाह रहे हैं, नौफिल को इतना नहीं चाह रहे हैं जितना हातिम ताई को चाह रहे हैं। जहाँ जाइए हातिम ताई की तारीफ़ सुनने को मिलेगी। सब लोग पे हातिम ताई का जो किस्सा रहता है, इसलिए ये हातिम ताई का दुश्मन बन जाता है। नौफिल अरब का बादशाह रहता है, याद रखें, नौफिल अरब का बादशाह रहता है। और ये हातिम ताई से नफ़रत करने लगता है हातिम ताई की मकबूलियत को देखकर कि लोग उससे मोहब्बत करते हैं, मुझसे क्यों नहीं करते, बादशाह मैं हूँ तो फिर मोहब्बत उससे क्यों करते हैं। तो नौफिल क्या करता है कि अपने मुल्क में ऐलान करवा देता है कि जो कोई हातिम ताई को पकड़कर मेरे पास ले आएगा उसको 500 अशरफियाँ इनाम दी जाएंगी। ध्यान सुनिएगा, उसको कितना इनाम दिया जाएगा? 500 अशरफियाँ इनाम दी जाएंगी। तो ये बातें सब सुनते हैं। हातिम ताई भी तो इंसान है, जाहिर सी बात है डर उसको भी लगता है। वो अपना घर छोड़कर हातिम ताई चला जाता है और एक पहाड़ की गुफा में जाके छुप जाता है, क्योंकि वो भी कैद नहीं रहना चाहता है। और उसके बाद हातिम ताई वो पहाड़ की गुफा में ही रहना शुरू कर देता है। एक दिन का वाक़या है कि एक बूढ़ा और एक बूढ़ी दोनों चरवाहे हैं, ये उसकी गुफा के पास आते हैं, उस गार के पास आते हैं। उसमें बूढ़ा कहता है कि देखो ना, हम लोग की ज़िंदगी बहुत ही परेशानी से गुज़र रही है, अगर हातिम ताई को हम लोग पकड़ लेते तो 500 रुपया मिल जाता। ये बात बूढ़ी कर रही, बूढ़ा नहीं कर रहा, बूढ़ी कह रही है कि हम लोग बहुत परेशानी से गुज़र रहे हैं और ऐसे में हातिम ताई अगर कहीं हमें मिल जाता तो 500 अशरफियाँ हमको मिल जाती, क्योंकि बादशाह ने ऐलान किया है कि जो उसको पकड़ कर ले आएगा उसको 500 अशरफियाँ मिलेंगी। बूढ़ा जो है वो कह रहा है कि तू भी क्या सोचती रहती है, और अल्लाह पाक ने जितना कुछ दिया उसी पे सब्र कर, नया कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, कितने दिन बचे हुए हैं, हम लोग चले जाएंगे, इसलिए लालच करना अच्छी बात नहीं है, अच्छे आदमी लालच नहीं किया करते हैं। बहरहाल ये बात दोनों में होती रहती है कि हातिम ताई उसी गार के अंदर है, वो सुन लेता है। हातिम ताई बाहर निकलता है और कहता है सुनो, हमको पकड़ के ले चलो बादशाह के पास। बूढ़ा बोलता है तुम हो कौन? तो फिर हातिम ताई कहता है कि मैं ही हातिम हूँ जिसको पकड़ने की ख्वाहिश है तुम लोग को, मुझे ले चलो बादशाह के पास। जब बादशाह मुझे देखेगा और तुम बोलोगे कि मैं हातिम को पकड़ के लाया हूँ, तो क्या करेगा कि बादशाह तुमको 500 अशरफियाँ दे देगा और तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। वो बूढ़ा आदमी बहुत अच्छा है, कहता ना, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए तुमको हम फंसाने जाएं, ऐसा काम हमसे नहीं है। हातिम ताई जिद करने लगता है, लेकिन वो बूढ़ा और बूढ़ी दोनों अड़ जाते हैं कि नहीं, हम तुमको नहीं ले जाएंगे, ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। उतने ही में क्या होता है कि एक सिपाही उधर से गुजरता है। तो जब सिपाही गुजरता है, देखता है कि अरे बात कौन सी हो रही है, वो पहचान जाता है हातिम ताई को। वो आता है और हातिम ताई को पकड़ लेता है और कहता है कि हम ले चलते हैं। और ये जब हातिम ताई को पकड़ता है तो एक और सिपाही वहाँ पहुँच जाता है, वो भी उसके पीछे हो जाता है कि अरे अकेले अकेले कैसे होगा, हम भी साथ हैं। और वो दोनों क्या करते हैं कि हातिम ताई को पकड़ कर ले जाते हैं वहाँ, पीछे पीछे बेचारे दोनों, बूढ़ा और बूढ़ी, रोते रोते हातिम ताई के पीछे चलते हैं, रोते रोते चलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब हातिम ताई का किस्सा ही ख़त्म होने वाला है।
हातिम ताई को ले जाया जाता है बादशाह के पास, नौफिल के पास। नौफिल खुश होता है और कहता है कि बताओ मुझे किसने पकड़े, मतलब हातिम ताई को किसने पकड़ा। तो एक जो रहता है उसने कहा कि हुजूर हम लेकर आए तो हम पकड़े। दूसरा जो रहता है वो कहता है अरे मेरे अलावा किसके पास ताकत है कि वो हातिम ताई को पकड़ ले, मैंने पकड़ा है उसको। अब बादशाह कंफ्यूज हो जाता है कि इसने पकड़ा कि उसने पकड़ा। तो वो हातिम ताई से पूछता है कि तुम ही बताओ तुमको इसने पकड़ा कि इसने पकड़ा। तो हातिम ताई कहता है कि न मुझको इसने पकड़ा न उसने पकड़ा, हमको वो बूढ़ा आदमी पकड़ा था जो सामने खड़ा हुआ है। वो बूढ़ा आदमी वहाँ पर रहता है। बादशाह उस बूढ़े आदमी को बुलाता है और कहता है कि हातिम को तुमने पकड़ा है। वो बूढ़ा आदमी कहता है नहीं, हातिम को हम पकड़े नहीं, हातिम खुद मेरे सामने आ गया और कहा कि हमको पकड़ के ले चलो। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी सारी बात बताता है नौफिल को कि हातिम ताई ऐसा ऐसा करता है कि तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, इसलिए मुझको पकड़ के ले चलो। ये बात नौफिल को बहुत अच्छी लगती है और वो बदल जाता है अंदर से। वो हातिम ताई की जो सामान सब होते हैं, घर होते हैं, ज़मीन जो होती है जिसको वो कब्ज़ा कर लेता है, वो वापस हातिम ताई के हवाले कर देता है और कहता है कि जाओ आराम से ज़िंदगी गुजारो, अब तुमको किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये कहानी हो गई। अब इसमें आप बताइए हातिम ताई का किस्सा। नौफिल कहाँ का बादशाह था? सऊदी अरब। सऊदी नहीं बोलते, उस वक्त सऊदी नहीं था, सिर्फ अरब था। हाँ, सऊदी बाद में बना है। तुर्क वहाँ की हुकूमत थी, तुर्क चली गई, उसके बाद गए ये अलग जगह, सिर्फ अरब का बादशाह है। नौफिल किसके सामने आया कि मुझे पकड़ कर ले चलो? बूढ़े आदमी के सामने आया। चलिए सर हातिम आया। हातिम किसके सामने आया? बिल्कुल सही, बूढ़े आदमी के सामने। अगर इस तरह गलती हो जाए तो आप लोग सोचिएगा। उसके बाद है कि हातिम ताई को पकड़ने के लिए नौफिल ने कितना इनाम रखा था? 500 रुपये इनाम रखा। चलिए तो हो गया, इतना ही। इसमें जितना आएगा उतना ज़रूरी है, वो आपको बता रहे हैं। तो इससे आज़ाद वक्त के बारे में 50 और 100 नंबर दोनों को सुनना है। तो इससे आज़ाद वक्त जिस किताब से लिया गया है यह किस्सा, उसका नाम है बागो बहार। बागो बहार के लिखने वाले हैं मीर अमन देहलवी। 50 और दोनों में पढ़ना है। अभी जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो दोनों के लिए है। आगे चलेंगे तो फिर जहाँ से किस्सा शुरू होगा तो वो सिर्फ 50 नंबर के लिए रहेगा, बाकी सब दोनों के लिए। मीर अमन देहलवी कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए, नाम से जाहिर है। सिर्फ नज़ीर अकबर आबादी एक ऐसे शायर हैं जिनके नाम के सामने अकबर आबाद तो लगा हुआ है, लेकिन पैदा कहाँ हुए हैं? दिल्ली में हुए हैं। ठीक है, लेकिन बाकी जितने भी है, शौक लखनवी कहाँ पैदा हुए? लखनऊ में। शाद अजीमाबादी कहाँ पैदा हुए? अजीमाबाद में। तो ये मीर अमन देहलवी कहाँ पैदा हुए? तो फिर दिल्ली में पैदा हुए। मीर अमन देहलवी ने जो किताब लिखी, बागो बहार, किताब लिखी नहीं बल्कि तर्जुमा की। किस किताब का तर्जुमा है ये? किस्सा चार दरवेश। किस्से चार दरवेश का तर्जुमा है ये। किस्से चार दरवेश कौन सी ज़बान में थी? फारसी ज़बान में थी। और किस्से चार दरवेश के लिखने वाले कौन थे? अमीर खुसरू। अमीर खुसरू ने किसके लिए मतलब ये लिखा था? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एक बार जब बीमार पड़े थे, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बहुत बड़ी हस्ती है, जो भी दिल्ली जाते हैं वो जानते ही हैं। निज़ामुद्दीन औलिया के ख़ास मुरीद हैं अमीर खुसरू। एक बार बीमार पड़े थे वो, तो वो क्या कहते थे कि अमीर खुसरू को बोलते थे कि तुम आओ और हमको कोई दास्तान सुनाओ। तो अमीर खुसरू ने ये दास्तान सुनाई, यही जो किस्सा चार दरवेश। इसको सुनने के बाद अमीर खुसरू की तबीयत ठीक हो गई थी, वो बेहतर हो गए थे, अच्छे हो गए थे। अमीर खुसरू की दास्तान सुनकर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अच्छे हो गए थे। और जब अच्छे हो गए वो, तो हज़रत अमीर खुसरू ने क्या किया, इन सारी चीज़ों को जो उन्होंने कहा था उसको एक किताबी शक्ल दी और उसका नाम रखा किस्से चार दरवेश। इसी का तर्जुमा किया मीर अमन देहलवी ने। किसकी फरमाइश पर? जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर। जॉन गिलक्रिस्ट को आपकी किताब में कहा गया है कि वो फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल थे। आप इतने ही याद रखिए।
अलग से हम बता रहे हैं कि वो शोबे उर्दू के हेड थे, प्रिंसिपल नहीं, ठीक है। लेकिन ये अलग से हम बोल रहे हैं, जो आपकी किताब में है वो अलग है। जैसे हमने कई बार आप लोग को बताया है सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में कि सर सैयद अहमद ख़ान के वालिद का नाम मीर मुत्तकी है, लेकिन हर जो किताब में, जो कोर्स की किताब है, वहाँ तक मीर तकी लिखा हुआ है। तो अलग से हमको देने की ज़रूरत नहीं है, जब आगे जाइएगा तो पता चलेगा कि सच क्या है। तो यहाँ जो है आपने देखा बागो बहार जॉन गिलक्रिस्ट दोनों कहा जाता है, उनकी फरमाइश पे लिखी गई। कौन सा कॉलेज था जहाँ रह के ये कारनामे अंजाम दिए गए? और भी फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? कलकत्ता में। अच्छा, ये बात पता है कि वहाँ मीर अमन देहलवी को कितने रुपए की तनख्वाह मिलती थी? 40 रुपये की, बिल्कुल सही, 40 रुपये की तनख्वाह मिलती थी। और जब बागो बहार मुकम्मल हुई थी तब कितना इनाम दिया गया था? 500 इनाम दिया गया था। ये सब तो इसका हो ही गया। अब हम आते हैं किससे आज़ाद वक्त में। आज़ाद वक्त बताए थे कि इसका कैसे आपको याद रखना है, तो ये मूंछ को याद रखना है। मूंछ, हालांकि 50 नंबर वाले अक्सर बिना मूछे के होते हैं, लेकिन आप लोग मूंछ को याद रखिएगा, ठीक है। तो किस्से आज़ाद वक्त में मूंछ को याद रखना है। ऐसा ना क्यों कि 50 का किस्सा चला जाए 100 में और 100 वाले को आप लिख दे 50 में, क्योंकि दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं। किस्सा आज़ाद वक्त में है कि मुल्क रोम का एक बादशाह था। रोम इसलिए याद रखिएगा, रोम के नाम पे एक कमरा है, सामने बहुत सारे कमरे हैं। तो रोम का एक बादशाह था जिसका नाम था आज़ाद वक्त। बहुत अच्छा बादशाह था, उसको लोग बहुत चाहते थे, बहुत मानते थे, क्योंकि उसके मुल्क में खुशहाली थी, लोग बहुत खुशहाल तरीके से रहते थे, बहुत बेहतर तरीके से रहते थे। कहा जाता है कि उसके दौर में घरों में ताला नहीं लगता था, क्योंकि चोर था ही नहीं, और किसी को ज़रूरत ही नहीं होती थी कि किसी के घर से कुछ चुराए। तो सब लोग खुशहाल हुआ करते थे। अब ये जो बादशाह है आज़ाद वक्त, इसकी ज़िंदगी में सब कुछ था, दुआएं इसको मिल रही थी, लेकिन एक कमी थी इसको। कमी क्या थी? औलाद नहीं। औलाद में बेटी भी हो सकती है, इसको कोई औलाद नहीं थी। तो जब औलाद नहीं थी तो इसको फिक्र यही रहती थी कि मेरे बाद मेरा मुल्क किसके मतलब किसके हवाले किया जाएगा, मतलब इस मुल्क का नायब कौन बनेगा, इस मुल्क की पर हुकूमत किसकी होगी। यही फिक्र इसको हमेशा रहती थी कि पता नहीं मेरे बाद इस मुल्क का क्या हो। एक दिन की बात है, जब वो आईना देख रहा था तो आईना में उसने क्या देखा? अपनी मूंछ में एक सफ़ेद बाल थे, एक। उस ज़माने की बात है जब बाल ओरिजिनल तौर पे पका करते थे। अब की बात नहीं है कि 8 साल का बच्चा है बाल पका हुआ है, नहीं, वो ज़माना अलग था कि लोग बाल को देखकर उम्र का अंदाज़ा लगाते थे। हाँ, बाल को देखकर पहले उम्र का अंदाज़ा लगाते थे, अब नहीं, अब ये सब गलत है। तो उसकी मोछ का एक बाल पका हुआ था। अब उसको एहसास हुआ कि हम पीरी की तरफ बढ़ रहे हैं। पीरी मतलब ज़ईफ़ी, यानी बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब लगा कि अब उसकी जो ख्वाहिश है वो पूरी नहीं होगी। ये बात उसके दिल में चली गई और वो क्या किया, सब कुछ को छोड़कर गोशा नशी हो गया, तन्हाई में जाकर बैठ गया और अल्लाह को याद करने लगा। सिर्फ 2 छुहारे और पानी पीता और इसी से ज़िंदगी गुजारता। इसके मुल्क के जो लोग थे, अब अच्छे लोग तो परेशान होंगे ही, जो बुरे लोग थे वो क्या किए, उनको एहसास हो गया कि बादशाह तो है नहीं, तो जब बादशाह ने चलो हमला करते हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि हर तरफ बेअमनी फैल गई, हर तरफ लोग एक दूसरे को मारने लगे। जो बड़ा है वो छोटे पर जुल्म कर रहा है। अब मुल्क में पहले वाली बात नहीं रही, लोग दुश्मन बन गए एक दूसरे के। जो अच्छे लोग थे उनको ये सब गवारा नहीं था, ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। ये आए और आज़ाद वक्त का जो ख़ास वज़ीर था, उसका नाम था खिरदमंद, उसके पास आए और कहा कि देखिए आप ही बादशाह के सबसे करीबी हैं, अगर आप चाहें बादशाह को मना लें तो फिर बादशाह हुकूमत करेंगे, मुल्क हमारा अच्छा हो जाएगा। आज़ाद वक्त का जो वज़ीर था खिरदमंद, वो भी चाहता था कि हाँ ऐसा हो,
वो बादशाह के पास गया, मिलने की इजाज़त चाहिए। बादशाह के सामने खड़ा हो गया और कहा, हुजूर, आपके नहीं रहने की वजह से मुल्क की हालत बहुत बदतर हो गई है। आपको अल्लाह ने एक चीज़ नहीं दी है। अगर आप मुल्क को बेहतर तरीके से चलाएं, मुल्क के लोग जो यहाँ की आवाम हैं उनको अगर आप खुश रखें, हो सकता है अल्लाह को यही बात आपकी पसंद आ जाए और आपको अल्लाह पाक औलाद दे दे। ये बात बादशाह को अच्छी लगी। आज़ाद वक्त उसने क्या किया कि गोशा नशीनी छोड़ दी और फिर हुकूमत करने लगा। मुल्क में फिर पहले की तरह बहार आ गई और अल्लाह पाक ने उसकी ख्वाहिश भी पूरी कर दी। एक दिन की बात है, ये आज़ाद वक्त तो हर रात निकलता था, मतलब अपना रूप बदल कर, चेहरा बदल कर अपने मुल्क के हालात को मालूम करने के लिए। एक दिन की बात है, जब वो निकला तो निकलते निकलते बहुत वीरान जगह पे चला गया। देखा तो 4 आदमी एक जगह बैठे हुए हैं, 4 आदमी, और कुछ मतलब उनमें कुछ हरकत ही नहीं हो रही। लग रहा है कोई पत्थर की मूरत हो और कहीं पर रख दी गई हो। बादशाह को ख्याल आया, क्या है ये, जिन्नात है का, गोले बेआबान यानी रेगिस्तान का भूत है क्या है, समझ में नहीं आ रहा था बादशाह को। थोड़ा डर भी लग रहा था। बादशाह एक किनारे में जाकर खड़ा हो गया, छुप गया। अचानक उसी में से एक आदमी जो था उसको छींक आई, और छींक के बाद तो आसपास के माहौल में हलचल हो ही जाती है। ऐसी छींक आई कि सब बेचारे चौंके। चौंकने के बाद सबका जो मुराकबा था, यानी सब लोग जो खामोश बैठे हुए थे, आप सब एक दूसरे से गपशप करने लगे। तब बादशाह को लगा नहीं, ये सब इंसान है। एक चीज़ बीच में छूट रही है, दिया। हाँ, दिया की बात छूट गई। कि ये जब देख रहा था उसमें एक चीज़ वो ध्यान दे रहा था कि उन चारों के बीच में एक शमع जल रही थी, एक चिराग जल रहा था। हवा बहुत तेज़ थी, लेकिन हवा का असर उस चिराग पे नहीं हो रहा था। उसको बुझ जाना चाहिए था ना। एक ही चीज़, आप दिया कहें, चिराग कहें, हम शमع कहें, चलेगा, ठीक है, कुछ भी कहें। तो वो चिराग बुझ नहीं रहा था, तो लगा कि नहीं, ये कोई आम आदमी नहीं है, ये ऐसा कोई इंसान है जिसकी रोशनी की हिफाजत अल्लाह कर रहा है। तो अल्लाह किसकी रोशनी की हिफाजत कर देता है? हम लोग तो जलाते हैं तो बुझ जाती है। हम लोग माचिसों जलाते हैं तो माचिसों को 3-4 बार जलाना पड़ता है। तो इसको एहसास हुआ कि हाँ, कोई ख़ास है। बाद में पता चला कि वो वाकई वो ख़ास लोग थे। और इससे चहाड़ दरवेश का कहीं न कहीं से उन्वान वहाँ पर जाकर मिलता है। कितने लोग थे वो? 4 थे। चहाड़ दरवेश, चहाड़ माने क्या होता है? 4 होता है। तो ये बस इतना ही तक आपको पढ़ना है। जाके देखा, मामला वहीं पे ख़त्म हो गया। अब आगे क्या हुआ, बादशाह ने उसको क्या कहा, उन लोगों ने बादशाह को क्या कहा, ये बात मतलब नहीं है आपकी किताब में, इसलिए उसको पढ़ना भी नहीं। अब इसको बताइएगा, बादशाह ने आईने में क्या देखा? अपनी मूछ की एक बाल सफ़ेद हो गई। उसके बाद बादशाह का वजीर कौन था? खैरत। खैरत। खैरत, खैरत मतलब अक्लमंद। खैरत, ये क्या हो गया? बागो बहार शाये होने के बाद जॉन गिलक्रिस्ट ने मीर अमन दहलवी को कितना इनाम दिया? 500। मीर अमन दहलवी की सैलरी कितनी थी, तनख्वाह कितनी थी? 40 रुपये। मीर अमन दहलवी को किस कॉलेज में लगाया गया? फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज के सरबराह कौन थे? जॉन आपकी गिलक्रिस्ट। किताब के हिसाब से हम बोल रहे हैं जॉन गिलक्रिस्ट, आपकी किताब के हिसाब से बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मीर अमन दहलवी के बारे में है, उन्होंने हाँ बागो बहार के अलावा भी कोई किताब लिखी है क्या? बागो बहार के अलावा भी कोई किताब लिखी है, बहुत पॉपुलर हुई है वो भी किताब? गंजे खूबी मीर अमन दहलवी की एक और किताब है, बहुत पॉपुलर हुई थी। बागो बहार के अलावा और कौन सी किताब है जो मीर अमन दहलवी की पॉपुलर हुई? गंजे खूबी।
चलिए, उसमें एक चीज़ हम बता रहे हैं जो बहुत ख़ास है 100 और 50 में। आखिर इतना ज़माना गुजरने के बाद भी लोग बागो बहार पढ़ना क्यों चाहते हैं? बागो बहार की मकबूलियत की वजह क्या है? बागो बहार की नसरी अहमियत क्या है? बागो बहार की खूबियों का जिक्र करें। बागो बहार में ऐसा क्या है जिसके आप कायल हैं? बागो बहार में नसरी कौन सी खूबियों का इस्तेमाल किया गया है? इतने सारे सवालात हैं आपके सामने, जवाब उसका एक ही होगा, मतलब एक ही तरह का होगा कि बागो बहार आज से लगभग 200 साल पहले लिखी गई। 200 साल गुजरने के बावजूद बागो बहार की मकबूलियत में कोई कमी नहीं आई। बागो बहार एक ऐसी किताब है जिसमें दास्तान, जो भी दास्तानें हैं, उस दास्तान को इस तरह पेश किया जा रहा है जैसे लगता है कि अपना ही कोई आदमी हमको बोल रहा हो। उसमें जो मुहावरे इस्तेमाल किए गए हैं वो मुहावरे हमारे आसपास के हैं। उसमें देहाती ज़बानों का इस्तेमाल हुआ है, वो ज़बानें जो यहाँ के लोग बोलते हैं। इसमें ऐसा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया जिसको समझने के लिए आपको लुग़त की यानी डिक्शनरी की ज़रूरत पड़े। बागो बहार में जो भी बातें कही गई हैं वो एकदम आम फाहम अंदाज में कही गई हैं। सीधा अंदाज है, सलेस अंदाज है और बहुत मतलब अट्रैक्टिव है वो। जब आप उसको पढ़िएगा ना, एक लाइन पढ़िएगा तो आपको दिल करेगा कि पूरा का पूरा हम खत्म ही कर दें। यानी उसकी एक कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। आप एक लाइन, एक पैराग्राफ पढ़िए तो वहाँ पे लगेगा, वहाँ पे आप रुक नहीं सकते हैं। आपका दिल करेगा कि इसके आगे पढ़ के हम पता करें कि आखिर आगे क्या हुआ। तो ये उसकी नस्ली खूबियाँ हैं। तो उसमें आसान अल्फाज का इस्तेमाल है और उसमें जो मुहावरे इस्तेमाल किए गए हैं वो अपने आसपास के मुहावरे हैं, यानी हिंदुस्तानी मुहावरे हैं। साथ ही साथ उसका अंदाज़ है बिल्कुल सबसे अलग है, अपनापन वाला अंदाज़ है, बनावटीपन उसमें नहीं है। ये इसके बारे में। अब हम 100 नंबर पे आते हैं।